हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। तो आज हम रिव्यू करने वाले एक नए आईपीओ को जो कि बहुत जल्द ही आपके सामने आने वाला है और वो है आपका तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में, देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स को, फिर हम डिसीजन लेंगे क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये जो आईपीओ आने वाला है वो पैसे बना के देगा या नहीं देगा। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था सिरमा एसजीएस आईपीओ को, और आप देख सकते हो इसे 1800 लोगों ने देखा था और ये काफ़ी शानदार पैसे बना के सभी को दिया है। लेकिन इसके पहले कि मैं इस एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसे कि जो इसका इशू प्राइस है, जो इसका ओपनिंग डेट है वो आपका 5 सितंबर है और क्लोजिंग डेट है वो आपका 7 सितंबर है। अगर हम इसकी ऑफर प्राइस की बात करें, जो इसका प्राइस बैंड आया हुआ है वो है आपका 500 से लेकर 525 के बीच में और लॉट साइज बनता है 28 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल जो चल रहा है, आज है आपका 31 अगस्त और यहाँ पे आपका जो प्रीमियम चल रही है वो 7% के आसपास, 30 से 40 रुपये के आसपास का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। और ये प्रीमियम जो होता है वो समय के साथ बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे आईपीओ की ओपनिंग डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे इस प्रीमियम में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसका जो अलॉटमेंट डेट है आपका वो है आपका 13 सितंबर और लिस्टिंग जो होने वाली है बीएसई और एनएसई पे वो होने वाली है आपका 15 सितंबर को। फेस वैल्यू है 10 पर इक्विटी शेयर और इशू प्राइस जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ 500 रुपये से लेकर 525 के बीच में आप इशू प्राइस है इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हो वो है आपका 836 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे मार्केट लॉट जो मिनिमम बन रहा है वो 28 शेयर्स आपको खरीदने होंगे और इसके लिए आपको पे करना होगा एक लॉट के लिए 14,700 रुपये। लिस्टिंग ग्रुप बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। लीड मैनेजर है आपका एक्सिस कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल एंड एसबीआई कैपिटल। रजिस्ट्रार है आपका लिंकिन टाइम प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो आप उसको कहाँ जाकर चेक करोगे, लिंकिन टाइम की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। इसमें बस यही है कि इसका जो रिटेल पोर्सन है वो मात्र 10% है। मतलब ये जो आईपीओ होने वाला है वो क्यूआईबी ड्रिवन होने वाला है। अगर क्यूआईबी ने पैसे इसमें लगाए तो इसमें आपको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल जाएगी। अगर क्यूआईबी इसमें एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एप्लीकेशन नहीं डालते हैं, तो आपको इसमें डिमांड कम देखने को मिल सकती है। अब हम टीएमबी बैंक के जो बेसिक डिटेल्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैंक की जो शुरुआत की गई थी वो 1921 में की गई थी और फिलहाल चल रहा है 2022, मतलब 100 साल से ज़्यादा हो चुका है इस बैंक को काम करते हुए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीएमबी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड इट ऑफर्स एन एरे ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू रिटेल कस्टमर्स एंड एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो लघु उद्योग होते हैं उनको भी ये आपका जो है इनके कस्टमर्स हैं और ये उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड मोर, टीएमबी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ एडवांसेस एंड डिपॉजिट फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस इंक्लूडिंग रिटेल कस्टमर्स, एग्रीकल्चर कस्टमर्स एंड एमएसएमई। इस बैंक के पास जो कस्टमर बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। मतलब इनके पास आपका रिटेल कस्टमर हो गया जो कि कॉमन बैंक के पास होता है, और इनके पास एग्रीकल्चर कस्टमर्स और एमएसएमई भी हैं। मार्च 31, 2022 के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस बैंक के पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क है 509 ब्रांचेस का, और इसके पास टोटल कस्टमर बेस जो है वो 5.08 मिलियन है, मतलब 50 लाख के आसपास, 50 लाख से भी ऊपर इसके जो कस्टमर्स हैं रिटेल है वो भी। और यहाँ पे टीएमबी हैज अ सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ Tamil Nadu with 369 branches and is also present in 15 other states and 4 union territories of India। इसके जो 509 ब्रांचेस है उसमें से 369 ब्रांचेस तो सिर्फ तमिलनाडु में है और बाकी जो है वो आपका 15 अदर स्टेट्स में और 4 यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में है। तो इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि ये जो बैंक है वो वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक है जो कि पिछले 100 सालों से अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस बैंक के पॉजिटिव की फैक्टर्स के बारे में, इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो इसका जब आप की फैक्टर्स की बात करते हो तो जो पहला आता है लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड विथ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो बैंक है वो 100 साल से ज़्यादा पुराना है, तो इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी शानदार है। दूसरी बात इसकी आती है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन तमिलनाडु एंड कंसिस्टेंट फोकस टू एक्सपेंड प्रेजेंस इन स्ट्रेटेजिक रीजन्स। तो इसका जो प्रेजेंस है तमिलनाडु में वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे तीसरी पॉइंट आती है कि डाइवर्सिफाइड एंड लॉयल कस्टमर बेस, रिटेल, एमएसएमई एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे इसके जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और हर कैटेगरी में इनके जो कस्टमर है वो पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आपका कॉन्सिस्टेंटली ग्रोइंग कस्टमर डिपॉजिट बेस विथ अ फोकस ऑन लो कॉस्ट रिटेल CAS। CAS से मतलब हो गया आपका चेकिंग अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। जैसे कि आपकी जो बैंक होती है वो फैसिलिटी देती है सेविंग अकाउंट की या फिर करेंट अकाउंट की देती है, लेकिन ये जो बैंक है वो चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट की दोनों की फैसिलिटी देती है। तो इसका जो कस्टमर डिपॉजिट बेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है विथ लो कॉस्ट रिटेल CAS।
एंड इसके बाद एक पॉइंट है कि इसका जो फाइनेंस के बारे में प्रूवन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, इसका फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मतलब अभी तक इसने कोई भी लॉस नहीं किया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू के बारे में। आखिर ये जो कंपनी है, ये बैंक है, वो आईपीओ क्यों ला रहा है? तो ये ला रहा है टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करके जो भी ये पैसे जमा करेंगे अपने लिए, वो अपने बैंक के फाइनेंस के लिए करेंगे, इसका जो ब्रांच है उसको एक्सपेंड करने के लिए करेंगे और अपने सर्विसेज को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए करने वाले हैं। तो फाइनली अब हम बात करने वाले हैं इस बैंक के फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी कंपनी के आईपीओ में पैसे लगाने से पहले हमें उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छे से देखना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे जो अमाउंट दिए गए हैं वो आपको अमाउंट इन करोड़ दिए गए हैं। तो जब भी मैं बात करूँगा तो करोड्स में ही बात करने वाला हूँ। तो इस बैंक की जो टोटल एसेट्स थी 31 मार्च 2020 को आप देख सकते हो कि 42,758 करोड़ थी, जो कि 31 मार्च 2021 को बढ़ के हो जाती है 47,557 करोड़। तो यहाँ पे एक इंक्रीज देखने को मिलता है और वही एसेट्स फिर से बढ़ के 31 मार्च 2022 को हो जाती है 52,858 करोड़। मतलब इसकी जो टोटल एसेट्स है उसमें लगातार आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 को रहती है 3,992 करोड़ और 2021 में हो जाती है वो 4,253 करोड़ और उसके बाद 2022 में 4,656 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो होती है 2020 में 464 करोड़, 2021 में हो जाती है 654 करोड़ और 31 मार्च 2022 को हो जाते हैं 901 करोड़। और यहाँ पे नेट वर्थ की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो भी आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। 31 मार्च 2020 को होता है 3,979 करोड़ और वही 2021 में हो जाता है 4,579 करोड़ और 2022 में हो जाता है बढ़ के 5,335 करोड़। यहाँ पे आप अगर रिजर्व्स और सरप्लस की बात करते हो तो इसमें भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, जो कि है 2020 में 3,837 करोड़, 2021 में है 4,437 करोड़ और 2022 में है 5,153 करोड़। मतलब इसका जो कंपनी की फाइनेंशियल्स वो काफ़ी ज़्यादा गुड, मतलब बढ़िया है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप कहो ही मत। कंपनी ने पिछले 3 सालों में कहीं पे भी लॉस को दिखाया नहीं है। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं अपने कंक्लूजन पे, जहाँ पे हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें इस आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो इसकी अगर हम बात करते हैं इस बैंक के बारे में, इस बैंक के आईपीओ को पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, तो फिलहाल हम इसकी 4 बातों पे ध्यान देंगे। जैसे कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका जो फाइनेंस है मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब इसकी रेटिंग तो काफ़ी अच्छी है, इतनी अच्छी फाइनेंस है कि आप मत ही पूछो। और इसका जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, प्राइस बैंड इसका भी डिसाइड हो चुका है, वो है आपका 500 से लेकर 525, जो कि ठीक ठाक वैल्यूएशन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे मतलब कुछ ना हायर साइड वैल्यूएशन है, ना ही लोअर साइड वैल्यूएशन है। और इसका जो जीएमपी फिलहाल चल रही है वो चल रही है 7% के आसपास, मतलब तो ठीक ठाक उतनी जीएमपी तो नहीं चल रही है, लेकिन फिलहाल ये पॉजिटिव में है। तो आने वाले दिनों में इसकी डिमांड देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल मैं इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव हूँ। मैं पहले दिन एक लॉट अप्लाई कर सकता हूँ एक आईडी से। अगर पहले दिन ये 100% आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर मैं दूसरे दिन एक और आईडी से अप्लाई कर सकता हूँ। अगर तीसरे दिन क्यूआईबी इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो फिर मैं तीसरे दिन भी एक और आईडी से अप्लाई कर सकता हूँ। अब ये बहुत हद तक डिपेंड करता है मार्केट के सेंटीमेंट को, कि जब तक ये आईपीओ की ओपनिंग डेट आने वाली है उस दौरान मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहता है, क्या वो बेरिश रहता है या बुलिश रहता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी आईपीओ को लिस्टिंग डे पे। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस आईपीओ में कैसी डिमांड आती है, उस तरीके से हम अपना एक्शन लेंगे और उसमें हम डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में कितनी लॉट या कितने एप्लीकेशन अप्लाई करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको आईपीओ स्ट्रेटजी, जैसे कि आप आईपीओ में पैसे कैसे लगा सकते हो, उसके पहले आप आईपीओ में जो प्री बिडिंग होती है, प्री आईपीओ सेशन होता है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इंट्राडे स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाली है। तो चैनल पर अगर पहली बार तो एक बार चेक कर लीजिए और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।